हेलो स्टूडेंट्स, आज बच्चों हम स्टार्ट करते हैं अपना डिमांड चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज़ लॉ ऑफ डिमांड, राइट। अब ये लॉ ऑफ डिमांड क्या बताता है? मतलब बेसिकली इट इज़ अ लॉ अबाउट डिमांड। तो इट इंडिकेट्स रिलेशनशिप बिटवीन चेंज इन प्राइस ऑफ अ गुड एंड द कॉन्सिक्वेंट चेंज इन डिमांड फॉर अ गुड। बेसिकली लॉ ऑफ डिमांड क्या बताता है कि रिलेशन किसका, प्राइस का और डिमांड का, कि इन दोनों में क्या रिलेशन है, वो ये लॉ ऑफ डिमांड आपको बताता है। ठीक है, तो स्टेटमेंट इस लॉ की क्या है? बेसिकली अगर ये क्वेश्चन आता है किस तरह आप अटेम्प्ट करेंगे, बाकी तो सिंपल कॉन्सेप्ट आपको पता है इसका। तो देयर इज़, आप बोलेंगे पहले आप ये लिखेंगे कि इट शोज़ द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, एंड सेकेंड आप लिखेंगे स्टेटमेंट इज़ देयर इज़ इनवर्स रिलेशनशिप, जो आपको पता है, बिटवीन प्राइस एंड डिमांड फॉर गुड, अज्यूमिंग नो चेंज इन ऑल अदर फैक्टर्स। जो बाकी सारे फैक्टर्स हमने पढ़ा था जो डिमांड को डिटरमिन करते हैं, जैसे इनकम हो गई, है ना, प्राइस ऑफ अदर गुड्स हो गया, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस हो गए। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं उनको वी आर थिंकिंग दे आर कांस्टेंट, उनको हम अज्यूम कर रहे हैं दे आर कांस्टेंट, सिर्फ प्राइस में चेंज आ रहा है और देयर इज़ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। तो ये लॉ ऑफ डिमांड ये बोलता है। अब लॉ ऑफ डिमांड को आप कैसे एक्सप्लेन करके दिखाएंगे कैसे? तो हम ये बोलेंगे कि दो प्रिंसिपल्स पे डिपेंड करता है लॉ ऑफ डिमांड। वो दो प्रिंसिपल्स के थ्रू हम शो कर रहे हैं कि देयर इज़ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड द कमोडिटी। तो फर्स्ट प्रिंसिपल इज़ MU इज इक्वल्स टू प्राइस। दैट मीन्स इफ़ देयर इज़ वन कमोडिटी, दैट मीन्स MU x, यानी उस कमोडिटी का MUX इज इक्वल टू PX, प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी। मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X commodity is equals to price of commodity X. And second, if there are two commodities, then MUX upon PX is equals to MUY upon PY, जिसको हम लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। तो सेम आपने जो पहले चैप्टर में किया था कार्डिनल अप्रोच में, वो दोनों अप्रोचेस इसमें प्रिंसिपल्स के तौर पे हम दिखाएंगे कि लॉ ऑफ डिमांड कैसे वर्क करता है। क्लियर? तो बच्चों अगर मैं पहला केस लूँ, दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ MU इक्वल्स टू P, यानी प्राइस, दैट मीन्स सिंगल कमोडिटी केस, इस वाले प्रिंसिपल के हिसाब से। तो कंज्यूमर परचेजेस अ गुड अप टू पॉइंट वेयर MU इज इक्वल्स टू प्राइस। ये बोलता है कि कंज्यूमर कभी भी कोई चीज़ तब परचेज करेगा जब उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी उसकी प्राइस के बराबर है। ठीक है, सपोज मान लो प्राइस ड्रॉप हो गए उस एक्स कमोडिटी के जो वो परचेज कर रहा था, क्योंकि हम सिंगल कमोडिटी की बात कर रहे हैं। प्राइस ड्रॉप हुए तो उसको क्या लगेगा? दैट मीन्स उसका जो इट बिकम्स लोअर देन द MU, यानी कि MU जो मार्जिनल यूटिलिटी एक्स से मिल रही थी दैट इज़ मोर देन द प्राइस। ठीक है, क्योंकि यूटिलिटी ज़्यादा है, प्राइस अब कम हो गए, तो इससे क्या होगा? ही विल परचेज मोर ऑफ दैट कमोडिटी, ही विल इंड्यूस कंज्यूमर टू बाय मोर ऑफ दैट गुड, जिससे उसको मैक्सिमम गेन हो। और वो कब तक होगा? इट शोज़ व्हेन प्राइस ड्रॉप हुए डिमांड बढ़ी। तो इससे क्या पता चला हमें कि प्राइस ड्रॉप हुए, उसकी MU क्योंकि बढ़ गई तो डिमांड उसने बढ़ा दी, एंड कंज्यूमर विल कंटिन्यू टू बाय मोर यूनिट्स ऑफ MU जब तक MU बिकम्स इक्वल टू प्राइस अगेन। क्लियर? तो ये हमारा है सिंगल कमोडिटी में। अगर हम डबल कमोडिटी की बात करें, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, जहाँ टू कमोडिटीज़ हमारी हो जाती हैं, तो कंज्यूमर कब इक्विलिब्रियम पे होता है? व्हेन MUX अपॉन PX इज इक्वल्स टू MUY अपॉन PY। ठीक है, अब मान लो फिर से हम केस लेते हैं कि प्राइस ड्रॉप हुए एक्स के, तो दिस चेंज डिस्टर्ब इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम तो इस पॉइंट पे होता है, लेकिन अभी क्योंकि प्राइस ड्रॉप हो गए एक्स के तो ये इक्विलिब्रियम डगमगा गया है। तो उससे क्या होगा? इससे इनइक्वालिटी हो जाएगी। MU जो एक्स से मिलने वाला है अपॉन PX इज़ मोर देन MUY अपॉन PY। इससे क्या होगा? कंज्यूमर विल बाय मोर ऑफ एक्स एंड लेस ऑफ वाई। दिस शोज़ व्हेन प्राइस ऑफ अ गुड एक्स ड्रॉप। तो ये हमें क्या शो करता है, ये वाला प्रिंसिपल, कि अगर प्राइस एक्स के ड्रॉप होते हैं तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है, एंड कंज्यूमर जो है विल गो ऑन बाइंग मोर ऑफ एक्स टिल इट रीचेस इक्विलिब्रियम अगेन। जब तक वो दोबारा से वापस ना आ जाए तब तक वो एक्स और ख़रीदता रहेगा। क्लियर? तो ये हमने दोनों केसेस में लॉ ऑफ डिमांड आपका पढ़ लिया है। ओके बच्चों, अब हमने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा, दो कौन से प्रिंसिपल्स हैं जिसके बेस पे हम लॉ ऑफ डिमांड को आपके शो कर सकते हैं वो भी हमने पढ़ लिए। अब हम पढ़ते हैं बेसिकली डिमांड का हमने शेड्यूल कल पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे कि डिमांड कर्व कैसा होता है, उसका स्लोप कैसा होता है। ठीक है, तो बेसिकली व्हाट इज़ डिमांड कर्व? डिमांड कर्व क्या होता है? इट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल। जो हमने डिमांड शेड्यूल है, जो आपको फिगर्स दी हुई हैं, उसके बेस पे इफ़ यू पुट ऑन दैट ऑन अ ग्राफ, तो वॉट एवर यू गेट इज़ डिमांड कर्व। क्लियर? और स्लोप डिमांड कर्व का इज़ द रेशो ऑफ बिटवीन वेरिएबल एक्स टू चेंज इन वेरिएबल ऑन YX टू चेंज इन वेरिएबल ऑफ एक्स बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ द कर्व। बेसिकली स्लोप क्या बताता है कि वेरिएबल जो Y एक्सिस पे है उसमें क्या चेंज आया है टू चेंज इन वेरिएबल ऑन X एक्सिस की वजह से। मतलब इन दो गुड्स में एक कम हुआ तो एक बढ़ा,
एक बढ़ा तो एक कम हुआ, तो वो दोनों का आपस का जो रिलेशन है, वो जो स्लोप, वो रेशो जो है वही स्लोप होता है आपका। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें अगर रेशो की, तो प्राइस और कमोडिटी, जो प्राइस है और कमोडिटी हम कितनी डिमांड करेंगे, डिमांड में उनका नेगेटिव रिलेशन है, क्योंकि प्राइस बढ़ता है तो आप कम डिमांड करते हो, प्राइस कम होता है तो ये डिमांड मोर, ऐसा करते हो ना। तो ये रेशो, तो इसलिए हमारा जो डिमांड कर्व होता है वो क्या होता है, स्लोपिंग लेफ़्ट टू राइट। तो अभी मैं आपको स्लोप दिखा देती हूँ। अगर ये रेशो उल्टा होता, मान लो प्राइस बढ़ रहा है डिमांड भी बढ़ रही है, प्राइस कम हो रहा है डिमांड भी कम हो रही है, तो पॉजिटिव रिलेशन होता, वो डिफरेंट टाइप का फिर आपका लेफ़्ट टू राइट ऊपर की तरफ जाता फिर आपका कर्व। ठीक है, तो देखो अभी हमारा डिमांड कर्व का हमने स्लोप बना के देखा है कि अगर हम गुड की बात, नॉर्मल गुड्स की बात कर रहे हैं, इन्फीरियर गुड्स की बात नहीं हो रही है, हमें पता है डिमांड के नेगेटिव रिलेशन है दोनों में। ठीक है, स्लोप फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट ऐसे हमारा होता है। इंडिविजुअल कर्व की बात करें, प्राइस बढ़ते हैं तो डिमांड कम होती है, कम होते हैं प्राइस तो डिमांड बढ़ती है, सो देयर इज़ नेगेटिव रिलेशन। तो नेगेटिव रिलेशन कैसे, अगर प्राइस 5 है तो यू आर डिमांडिंग 100 यूनिट्स, प्राइस 4 हुआ तो यू डिमांडिंग 200, देन 3, मतलब जैसे जैसे प्राइस कम हो रहा है यू डिमांडिंग मोर ऑफ कमोडिटी। सो यू कैन सी डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और वी कैन ड्रॉ लाइक दिस ऑल्सो। क्लियर, तो ये है इंडिविजुअल डिमांड कर्व, यानी एक हाउस होल्ड, एक कंज्यूमर की अगर मैं बात करूँ उसको, उसका डिमांड कर्व कैसे है। अभी हम पढ़ेंगे मार्केट का डिमांड कर्व कैसे है, मतलब एक प्रोडक्ट के लिए पूरी मार्केट में जो डिमांड होती है उसका कर्व कैसा बनता है। ठीक है बच्चों, तो डिमांड कर्व के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात पूछे कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं डिमांड कर्व के, तो हम बोलेंगे इट इज़ फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इट इज़ स्लोपिंग फ्रॉम डाउनवर्ड स्लोपिंग left to right. Second, there is inverse relationship between price and demand. And third, demand curve can be a straight line जो हमने अभी देखा, और it can be hyperbola. If it is of this shape, तो we can say it is hyperbola. तो दोनों में से कोई भी शेप आपकी डिमांड कर्व की हो सकती है। अब मार्केट डिमांड कर्व की बात करते हैं, तो अगर मैं इंडिविजुअल डिमांड कर्व को इफ़ आई ऐड तो आई विल गेट मार्केट डिमांड कर्व। जैसे हमने 2 इंडिविजुअल लिए थे पुराने कल के शेड्यूल में, एक ए लिया था एक बी, तो ए का मान लो डिमांड कर्व ऐसे आ रहा है, ऐसी शेप, बी का इतना आ रहा है, तो दोनों को अगर मैं टोटल कर दूँ तो आई विल गेट दिस टाइप ऑफ शेप। तो दिस इज़ माई मार्केट डिमांड कर्व। ठीक है, ये दोनों के एडिशन से बना है आपका, और आप देखोगे ये भी लेफ़्ट टू राइट है मार्केट डिमांड कर्व। क्लियर, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि मार्केट के डिमांड कर्व जो होगा वो ज़्यादा आपका ऐसे फ्लैटर टाइप होगा, नॉट स्टीप, ऐसा नहीं होगा, इस टाइप से होगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर दोनों का एडिशन है और इसमें ज़्यादा चेंज पता चलता है, प्राइस का ज़्यादा इम्पैक्ट पता चलता है, तो इसलिए इसकी शेप थोड़ी सी इस टाइप से मिलेगी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा है। लॉ ऑफ डिमांड और डिमांड हमने पढ़ा है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे मूवमेंट जो है, शिफ्ट इन डिमांड कर्व और मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके। तो इफ़ यू आर लाइकिंग माई वीडियोज़ प्लीज़ शेयर देम विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।